यहाँ पर ये लाइट है और ये मीडियम जो है, जो चारों तरफ आपको दिख रहा है, ये जो एरो घूम रहा है, आपको चारों तरफ जो एरो घूम रहा है, इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ देखो सब जगह क्या होगा, लाइट बिल्कुल सीधी ही गुजरेगी, लाइट बिल्कुल सीधी जाएगी। क्लियर है यहाँ पे? अब मैं यहाँ मीडियम एक रख देता हूँ और इस मीडियम यानी ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इस मीडियम को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। तो यहाँ रखने के बाद में देखो क्या हुआ, ये देखो प्रकाश की किरण क्या हो रही है, मुड़ रही है नहीं मुड़ रही है? सबको दिख रहा है? सभी को विजिबल है? आवाज नहीं आ रही मुझे? दिख रहा है। यस सर। ठीक है। यस सर। इसी चीज को मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको ऊपर लेके आ गया। मैं थोड़ा सा ऊपर लेके आ जाता हूँ ताकि हमें ये थोड़ा सा और प्रॉपर वे के अंदर दिखे। तो जैसे ही मैं इसको ऊपर लेकर आया, तो जब बिल्कुल स्ट्रेट था तो यहाँ पर लाइट इसमें से सीधी गुजर रही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज और भी हो सकता है। मैं जैसे लाइट दूसरी लेता हूँ, तो जैसे पूरा एनवायरनमेंट आपने सफ़ेद में देखा, तो भी लाइट कैसे गुजर रही है, सीधी गुजर रही है। हमने ये जाना भी था कि जब किसी भी मीडियम, जैसे समतल दर्पण की बात करी थी, कि अगर स्ट्रेट होगा तो वो बिल्कुल लाइन क्या होगी, वापस उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है, लेकिन क्योंकि ये मीडियम ग्लास है तो इसमें से आर पार हो जाएगी। अब यहाँ पर जब मैं इसको थोड़ा टेढ़ा करता हूँ तो देखो कुछ वेरिएशन नजर आ रहा है आपको? देखो जब स्ट्रेट है तब कुछ और चीज है, अब जैसे मैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर रहा हूँ इस लाइट को, तो देखो कुछ फर्क नजर आ रहा है आपको? सर लाइट रिड्यूस जा रही है। क्या हो रही है? यस सर। टेढ़ी हो रही है। लाइट मुड़ रही है, लाइट टेढ़ी हो रही है ना? ग्लास के अंदर क्या हो रहा यस है, सर, लाइट हमारी, हाँ मैं सर। जिधर भी ले जा रहा हूँ वहां पे देखो। अब मैं इसके नॉर्मल बना लेता हूँ तो उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ये फर्स्ट वाला नॉर्मल है और ये सेकंड वाला नॉर्मल है। तो देखो ये वाला जो फर्स्ट है ना, पूरा जो व्हाइट वाला दिख रहा है आपको, जहाँ लाइट शुरू हो रही है, ये वाला मीडियम हो गया मेरा एयर, और नीचे वाला मीडियम हो गया मेरा ग्लास। फिर मेरा ग्लास हुआ और यस उसके सर। बाद वापस क्या हो गया, एयर। ठीक है, पहला वाला मीडियम एयर, सेकंड वाला यस मीडियम सर। ग्लास, और ग्लास के बाद में वापस लास्ट में कौन सा मीडियम आया, एयर। तो हम ये कह सकते हैं कि जब किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो क्या होगा, प्रकाश का वेग बढ़ेगा या घटेगा? अभिषेक बताएंगे। जी सर। जब लाइट विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश का वेग घटता है या बढ़ता है? सर घटता है। प्रकाश का वेग घटता है। और ये भी बताओ आप कि क्या, यश बताएंगे, यश आपको ये बताना है कि जो यस लाइट सर। होगी, लाइट जो भी प्रकाश की किरण होगी, वो यस सर। अभिलंब से दूर जाएगी या अभिलंब के पास आएगी? सर अभिलंब से दूर जाएगी। अभिलंब से दूर जाएगी, विरल से सघन माध्यम में आने पर। नहीं सर, पास में आएगी। पास में आएगी, सोच लो एक बार। हाँ सर, पास में आएगी। पास में आएगी। तो हमेशा ध्यान रखना कि विरल से जब भी मैं सघन में आऊंगा ना, तो हमेशा लाइट क्या होगी, अभिलंब के पास में मुड़ेगी और उसका वेग जो होगा वो घट जाएगा। अब सेकंड देखो, अब ये मीडियम तो बिल्कुल सेम है, यहाँ से लेके जहाँ पे मेरा हाथ दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक लाइट बिल्कुल सीधी जा रही है। फिर जैसे ही वापस दूसरा पृष्ठ मिला इसको, सघन माध्यम से वापस विरल माध्यम में आई, तो देखो क्या हो रहा है, प्रकाश की किरण क्या हो रही है, अभिलंब से दूर जा रही है या पास में आ रही है? दूर जा रही है। दूर जा रही है। वेरी गुड। और इसके साथ में प्रकाश का वेग बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। प्रकाश का वेग बढ़ेगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है? तो इसी चीज को ना आपकी बुक के अंदर भी दर्शाया गया है कि अगर प्रकाश की किरण जब किसी पृष्ठ से, जैसे हवा ले लो, मतलब आपने बाहर का एनवायरनमेंट हवा ले लिया है, एक ग्लास ले लिया है, तो वो हवा वाला माध्यम तो आपका विरल हो जाएगा, और जो कांच लिया है या फिर आपने पानी लिया है तो वो माध्यम आपका सघन हो जाएगा। तो विरल से सघन में आओगे तो वहां पर आपकी जो लाइट होगी वो अभिलंब की ओर झुकेगी, साथ में उसका प्रकाश का वेग भी घट जाएगा। फिर जैसे ही इसमें से ही लाइट वापस निकलती है ना, तो वो क्या होगा, प्रकाश का वेग वापस उसमें क्या होगा, बढ़ जाएगा, और साथ में अभिलंब से दूर चली जाएगी प्रकाश की किरण। तो ये हमने पहले भी देखा था और आज हमने ऑब्जर्व भी किया इस चीज को। क्लियर है यहाँ पे? क्लियर है सभी को बेटा? यस सर सर। यस ठीक सर। है।
अब आगे देखो, इसी चीज को मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ आपको। ये मेरे पास में एक सरफेस है, एक पृष्ठ मान लिया मैंने कोई सा भी, ग्लास मान लीजिए आप, और यहाँ से मैं किरण ले लेता हूँ एक, कि एक किरण जो है वो कुछ इस तरीके से इस पर टकराती है, और यहाँ एक नॉर्मल बना लेता हूँ मैं, अभिलंब। तो ये तो हो गई आपकी आपतित किरण। आपतित किरण जैसे ही इस अभिलंब वाले बिंदु पर आएगी, तो जो ये किरण थी जो कैसे जाती, बिल्कुल सीधी जाती। देखो ये किरण अगर ऐसे चली जाती इसमें से, तो बिल्कुल सीधी जाती ना, यहाँ से दिख रहा है, समझ में आ रहा है सभी को बेटा? नहीं, हाँ जी वापस बताना सर। बेटा, मैं कह रहा हूँ कि ये मेरे पास में कोई माध्यम है, ठीक है, और ये जो पूरा है ना स्पेस, वो मैंने मान लिया ये हवा है, हवा का माध्यम है, और ये माध्यम जो है कांच का है, या फिर ग्लास कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। अब किरण जैसे ही हवा से इस कांच के अंतरापृष्ठ पर या फिर टकराएगी, तो वैसे ही क्या होगा, एक अभिलंब से जो प्रकाश की किरण होगी ना, वो अभिलंब के पास में मुड़ जाएगी। लेकिन अगर ये किरण, अगर मैं इसको आगे ट्रेस करता हूँ, बिल्कुल सीधा बनाता हूँ, अभी तो ये सीधी नहीं बनी है, लेकिन अगर मैं सीधा बनाता तो ये लाइन बिल्कुल सीधी जाती ना, ऐसे जो मैंने डैश डैश लाइन से बनाई है। अगर कांच में समतल दर्पण से जाती तो? नहीं नहीं, मैं अज्यूम कर रहा हूँ बेटा, अभी देखो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि ये लाइट कुछ इस तरीके से निकलती, बिल्कुल स्ट्रेट चली जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पृष्ठ अलग था, तो इस वजह से ये किरण ऐसे में जाकर ये कैसे आ गई, ये अभिलंब की तरफ झुक गई थोड़ा सा। समझ में आया? समझ में आया बेटा सभी को? नहीं आया? नहीं सर। चलो ठीक है, एक बार वापस देखो। देखो यहाँ पर ये जो अभी बिल्कुल नीला नीला स्पेस जो दिख रहा है ना आपको, ये मेरे पास में माध्यम मान लेता हूँ हवा। क्लियर है? यहाँ से एक प्रकाश का स्रोत है, तो यहाँ से ना किरण निकल रही है। अब ये किरण जैसे ही निकली ना, तो ये किरण बिल्कुल क्या होगी, स्ट्रेट जाएगी, ऐसे बिल्कुल सीधी जाएगी। गुजरेगी या नहीं गुजरेगी? गुजरेगी सर। ठीक है, गुजरेगी लेकिन सर। अब मैंने क्या किया, हवा के माध्यम में एक इसके किरण के बीच में एक पृष्ठ लगा दिया कुछ इस तरीके से। ठीक है, मैं मान लेता हूँ ये माध्यम जो है ना वो कांच का है। अब ये किरण यहां से, जैसे पहले तो अगर ये कांच नहीं होता ना तो ये बिल्कुल सीधी गुजर जाती, ठीक है। अब ये लाइन सीधी नहीं बन रही है, तो आप थोड़ा सा स्केल का ही यूज कीजिएगा। तो अगर ये किरण पहले सीधी गुजर जाती, लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। अभी ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर जैसे ही ये पृष्ठ आएगा ना, यहाँ पे जैसे ही किरण यहाँ आएगी, तो यहाँ एक अभिलंब मैं बना लूंगा, और ये अभिलंब से, अभिलंब की ओर क्या होगी, किरण झुक जाएगी। समझ में आया बेटा? समझ में आया ये? यस सर। यस सर। यस अभिषेक, सर। हाँ यश, जी सर। यस सर। राजवीर, यस सर। चलो ठीक है। तो ये मैंने माना था कि अगर किरण ऐसे गुजरती, तो इस वजह से मैं उसको डैश लाइन से बता रहा था कि ये ऐसे गुजर सकती थी, लेकिन ऐसे गुजरी नहीं, ठीक है ना। अब मैं इसको वापस बना देता हूँ एक बार वापस, ताकि क्लियर हो जाए ये। अगर ये किरण सीधी जाती ना, तो ये कुछ इस तरीके से जाती, लेकिन ये ऐसे नहीं जाके ये क्या हो गई, अभिलंब की तरफ मुड़ गई। अरे राम जी को याद कर रहे हो? आ रहा है सर। ठीक है। अब यहाँ पे देखो वापस क्या हो गया, मीडियम चेंज हो रहा है। ये कांच का माध्यम था इधर की तरफ, अब वापस किसका आ रहा है, हवा का माध्यम आ रहा है।
है ना, तो पहला मीडियम दूसरा मीडियम, और वापस कौन सा मीडियम आ रहा है, पहला मीडियम आ रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाला मीडियम क्या था, विरल यानी माध्यम, और ये था आपका सघन, और वापस क्या आ गया, आप विरल। ठीक है, तो यहाँ पर ये किरण वापस इस नॉर्मल से जब टकराए, मतलब नॉर्मल के ऊपर आएगी, इस बिंदु नॉर्मल वाले अभिलंब वाले बिंदु पर आएगी, तो अब ये प्रकाश की किरण क्या होगी, इससे दूर जाएगी, दूर जाएगी तो ये कुछ इस तरीके से नजर आएगी। समझ में आया? यस सर। अभी हमने देखा था ना, इसको ऑब्जर्व किया था पहले, जो एनिमेशन था उसके अंदर देखा था कि लाइट कैसे Yes, दूर sir. जा रही थी। तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, लेकिन इसमें एक खास चीज देखना, ये विरल माध्यम सघन माध्यम इनका अंतरापृष्ठ, और यहाँ पर सघन माध्यम और विरल माध्यम का अंतरापृष्ठ, जहां से किरण विचलित हो रही है अभिलंब की ओर और अभिलंब से दूर। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो माध्यम था ना, पहला माध्यम, और जो इधर की तरफ था पहले माध्यम, और बाद में जो लास्ट में अंतिम माध्यम आया, इन दोनों के बीच में ये जो दूरी है ना, वो हमेशा क्या रहती है, समान रहती है। इन दोनों किरणों के मध्य में जो दूरी रहेगी ना, वो क्या रहेगी, हमेशा समान रहती है। और इस दूरी, इस अगर आपका डायग्राम आप बना रहे हो ना, तो आप ये स्केच जरूर बनाना, और यहाँ पे मेंशन कर देना कि ये किरण है, आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, यहाँ पर अपवर्तित किरण, और वापस ये वाली किरण कौन सी होगी, अपवर्तित किरण होगी ये भी। ये एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि अपवर्तन का कोण, और ये आपतन का कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और यहाँ पे कौन सा एंगल होगा, बताइए इस जगह कौन सा एंगल होगा, एंगल आर। एंगल आर होगा। ठीक है, तो यार ध्यान रखिएगा, ये अभिलंब है यहाँ पे भी। सर थोड़ा सा वापस समझाओ ना ये क्या चीज समझानी है हेलो अभिषेक? सर, ये जो आपने अभी नाम बताया ना, ये सब वापस समझाओ ना एक देखो, ये तो एंगल जैसे ऑफ इंसिडेंट है, ये तो कोण एंगल ऑफ इंसिडेंट है, यानी कि आपका आपतन का कोण हो गया। ठीक है, उसके बाद में अपवर्तन हो रहा है, तो ये अपवर्तन का कोण हो गया आर। उसके बाद में वापस अपवर्तन हुआ, क्योंकि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण जो है वो अभिलंब से दूर चली जाती है, तो यहाँ पे वापस क्या बन रहा है, कोण बन रहा है जिसे मैंने एंगल ऑफ आर नाम दिया। क्लियर है यहाँ पे? तो बस ये नाम ही यस है, सर। बाकी और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। बाकी ये चीज ध्यान रखना, इस जगह जो मैंने वापस मेंशन कर रहा हूँ मैं, ये जो दूरी होती है ना, हमेशा लास्ट में जो किरण निकल रही है और पहली जो यस किरण सर। थी, उसको मैं अगर आगे तक बनाता हूँ, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है ना, वो हमेशा समान रहती है। तो ये ध्यान रखना बस। ठीक है, तो आपकी बुक के अंदर है ना, ये दे रखा है, तो आप भले ही उसे एक बार रीड कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कोई किरण आपतित होती है यस किसी सर। पृष्ठ पर, तो वहां पर अपवर्तन का कोण बनेगा, आपतन का कोण बनेगा, फिर वापस सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, तो वापस वहां पे एक अपवर्तन का और आपतन का कोण बनेगा, और यहाँ पे कौन सा एंगल होगा, आई, और यहाँ पे होगा एंगल आर। ये बना रखा है। तो बोलो। यस सर। यस सर, आगे बताओ। ठीक है, तो ये है ना आपकी बुक में दे रखा है। तो ये क्वेश्चन आपका अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि अपवर्तन को परिभाषित कीजिए डायग्राम की सहायता से, चित्र की सहायता से, तो आपको ये डायग्राम बनाना है। ठीक है, बुक में अच्छे से दे रखा है, पेंसिल यूज करोगे, स्केल यूज करोगे और अच्छे से बनाओगे। और अंत में ध्यान रखना कि ये जो पहली किरण आपने ली है ना, आपतित किरण, यहाँ से इसको इस पृष्ठ पे आने के बाद में ना डैश डैश से आगे तक बना देना, फिर अंदर की तरफ अभिलंब के पास में जोड़ देना, फिर ये लाइंस यहाँ से यहाँ तक सीधी होगी, फिर यहाँ से अभिलंब से थोड़ा सा आगे बढ़ा देना, तो ये लाइन और ये लाइन दोनों हमेशा क्या होगी, समान रहती है और साथ में समांतर रहती है। ठीक है, ये हमेशा समांतर होगी, तो ये ध्यान रखना। क्लियर है यहाँ पे बच्चों, क्लियर है? यस सर। यस बढ़े सर। आगे? यस सर। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे इसके कुछ एग्जांपल्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो अपवर्तन के जो एग्जांपल्स हैं वो पूछे जा सकते हैं कि ये किसके कारण हो रहा है। तो जैसे सामने आपके एक ग्लास दिखा हुआ है, आप घर पे भी कर सकते हैं इस चीज को। पेंसिल अगर आप उसमें डालते हो, तो आपको पेंसिल का जो डूबा हुआ हिस्सा होता है ना, वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि वो अलग सा प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि है ना, वो बीच में से बैंड हो गई है, टूट गई है, ऐसा कुछ प्रतीत होता है। देखा है कभी ऐसा?
देखा है क्या बेटा? जी सर करके देखा ही है। करके देखा है ना, तो बस तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और साथ में ऐसा हो क्यों रहा है, तो ये ध्यान रखना, ये अपवर्तन के कारण हो रहा है। और आपसे अगर पूछता है कि अपवर्तन के उदाहरण दीजिए और उसको समझाइए, तो आप हमेशा ना ये पूरा प्रॉपर ध्यान में रखिएगा कि पानी से भरी गिलास में रखी पेंसिल की मुड़ी हुई दिखाई देना, ये क्यों होता है? क्योंकि पानी से भरे गिलास में डूबी पेंसिल से प्रकाश का जो भाग नेत्र तक पहुंचता है, हमारी आंखों तक जो पहुंचता है, वह पानी के बाहर वाले भाग से आने वाले प्रकाश से भिन्न दिशा में आता हुआ प्रतीत होता है। अतः पेंसिल दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले तल पर मुड़ी हुई दिखती है। तो यानी कि ये जो सरफेस है ना, ये वाली सरफेस पानी का और हवा के मध्य में जो लेयर बनी हुई है, यहाँ से हमें क्या दिखेगी? मुड़ी हुई दिखाई देगी, कि पेंसिल मुड़ी हुई है। क्लियर है यहाँ पे? तो अगर एग्जाम्पल पूछता है तो ये एग्जाम्पल ध्यान रखना। साथ में पानी से भरे गिलास में रखे सिक्के का ऊपर दिखाई देना, ये किसके कारण होता है? तो वो आपसे पूछेगा अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, किसके कारण होता है? तो आप कहेंगे अपवर्तन के कारण। तो पानी से भरे गिलास में रखे सिक्के तली से जो भाग नेत्र तक पहुंचता है, वह पानी के बाहर वाले भाग से आने वाले प्रकाश से भिन्न दिशा में आता हुआ प्रतीत होता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, ये लाइन देखो दोनों में कॉमन आ रही है, तो ये लाइन तो ध्यान ही रखना आप, ठीक है। अतः सिक्का या तली अपने स्थान से हमेशा ऊपर उठाए हुए दिखाई देता है, ठीक है। क्लियर है? यहाँ पे इन्होंने डायग्राम के थ्रू भी हमें बता रखा है कि हम जब देखेंगे ना, तो ये लाइट हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, लेकिन यहाँ पे आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा होगा, बट ये कुछ इस तरीके से होगा। मैं मान लेता हूँ कि ये ग्लास है, और जैसे मैंने सिक्का यहाँ पे रखा, तो अभी ये खाली है, ये ग्लास अभी खाली है। तो अगर मेरी इस मैं मान लेता हूँ कि मैं यहाँ से देख रहा हूँ, खाली गिलास है, तो एक लिमिट होगी, तो मुझे ना इस दीवारों से क्या होगा, ये जो सिक्का है ना वो दिखाई नहीं देगा। मैं अपने आप को इस जगह पोजीशन कर लूँगा कि अब मुझे दिखाई ना दे। तो जैसे मैं ये करता हूँ ना, तो यहाँ से क्या होगा, अब मैं पानी भरता हूँ, तो जैसे मैंने पानी भरा इसके अंदर, तो पानी भरने के साथ में क्या होगा, जो प्रकाश की किरण यहाँ पे टकराएगी ना, वो इस पे ऐसे टकराएगी, तो ये मुझे थोड़ा सा ऊपर उठा हिस्सा दिखाई देने लगेगा। ये कुछ समझ में आया बेटा? हेलो, क्लास में हो आप सभी या नहीं हो? यस सर। समझ में आ रहा है ये या नहीं आया? यस सर। आ गया। यस सर, आ गया। आ गया ठीक सर। है, तो ये हमें क्या दिखाई देगा, थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा, तो आप ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। अब हमारे पास में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि सूर्योदय से कुछ पहले एवं सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक सूर्य हमें दिखाई देता है। ऐसा क्यों? तो इसको समझने के लिए मैं एक पेज और ले लेता हूँ। तो सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं कि ये मेरी अर्थ है, ये हमारी पृथ्वी है यहाँ पर, ठीक है, और ये इसकी कोई सरफेस है यहाँ पर, इस जगह। सभी को दिखाई दे रहा है? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि इसके चारों तरफ क्या है, एक वायुमंडल है। क्लियर है? और वायुमंडल की काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं, हमें पता है, एक लेयर तो होती नहीं है, अलग अलग मंडल होते हैं, शोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, पढ़े होंगे आप लोगों ने, ठीक है। अब मान लेते हैं कि सूर्य जो है वो इस जगह पर है, अभी तो यहाँ तो नहीं मानता हूँ, मैं यहाँ मान लेता हूँ, और मैं मान लेता हूँ कि एक जो इंसान है ना वो यहाँ खड़ा है, इस जगह, ठीक है। सभी को दिखाई दे रहा है? यस सर। यहाँ से सूरज जब घूर्णन गति के द्वारा हम जब सूरज के सापेक्ष आएंगे, यानी उसके समक्ष आएंगे, तब क्या होगा, प्रकाश की किरण यहाँ से जाएगी और इस वायुमंडल में एंटर करेगी, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर ये जो इंसान है ना, यहाँ पे ऑब्जर्वर, मैं मान लेता हूँ कि एक अन्वेषक है जो यहाँ पे है, तो यह कुछ इस लाइन पर है, इस लाइन पर बैठा है और ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये प्रकाश की किरण जैसे ही यहाँ इस वायुमंडल में आके टकराती है, तो टकराने के बाद क्या होगा, ये तो इधर तो क्या था, निर्वात। क्लियर है बेटा? समझ में आ रहा है? यस सर। ये तो है यस सर। निर्वात,
और वायुमंडल निर्वात से ज्यादा घनत्व वाला होगा या कम घनत्व वाला होगा, बताइए। ज्यादा। वायुमंडल में घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे धूल कण, गैसेस इतनी सारी अवेलेबल रहेगी, तो यहाँ घनत्व ज्यादा होगा। तो प्रकाश की किरण यहाँ से क्या होगी, बताइए। प्रकाश की किरण क्या होगी यहाँ पर, अभिलंब की तरफ झुकेगी या अभिलंब से दूर जाएगी? झुकेगी। अभिलंब की तरफ झुकेगी। अभिलंब की तरफ झुकेगी, तो मैं मान लेता हूँ ये ऐसे ना जाके, बिल्कुल सीधी नहीं जाके, मैं मान लेता हूँ ये ऐसे जाती, लेकिन ऐसे नहीं जाके ये क्या हो गई, अभिलंब की तरफ झुक गई। ठीक है। अब वापस कुछ लेयर आई होगी, तो वापस वो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, और कोई ऐसा पॉइंट आएगा तो वो हमारे इस ऑब्जर्वर की आंखों पे जाके मिलेगी। और जैसे ही ऑब्जर्वर की आंखों पे जाती है तो उसे वहां पे क्या दिखाई देगा कि सूर्य क्या हो रहा है, उदय हो रहा है। लेकिन देखो सूर्य कहाँ पर है अभी, ये एक क्षितिज लाइन मान लीजिए आप, कि एक क्षितिज रेखा है, जहां से कि आपका जो ऑब्जर्वर है वो क्या कर रहा है, देख रहा है, सनराइज को देख रहा है या सनसेट को देख रहा है। तो ये यहाँ से एक किरण तो निकलती नहीं है सूर्य से बहुत सारी किरण निकलेगी। तो यहाँ से मान लो एक किरण ये निकली, ये टकराई, फिर यहाँ पर क्या होगा, ये अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, फिर वापस अभिलंब की तरफ झुकेगी, फिर इसकी आंखों पर जाएगी, फिर एक और किरण जाएगी। तो ऐसे करके प्रकाश का एक बहुत बड़ा पुंज जो होता है ना, वो टकराकर जब हमारी आंखों पर गिरता है, तो हमें ऐसा लगता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण कि सूर्य जो है ना वो कहाँ पर है, इस जगह पर है, क्योंकि वो तो यही देखेगा ना, उसको तो सारी किरणें यही मिल के आके दिख रही है इस जगह। तो उसको ऐसा लगेगा कि प्रकाश जो है ना वो यहाँ से आ रहा है सूर्य से, जबकि होता कहाँ पर है, वो इस जगह होता है। बेटा समझ में आया ये, सलोनी, Yes, sir. राहुल, Yes, sir. अभिषेक, यस सर, यस सर। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। हाँ सर। ठीक है। अब देखो वापस क्या होगा, यहाँ पर जब ये सूर्य इस पोजीशन पे आ जाएगा, मान लेते हैं इस पोजीशन पे आ गया है, तो हमें है ना वापस ऐसा दिखाई देता है कि ये जो सूर्य जो है ना वो सूर्यास्त के बाद में कुछ दिखाई देगा, मतलब सूर्यास्त के बाद में भी हमें दिखाई देता है सूरज। सूर्यास्त तो पहले ही हो जाता है, लेकिन सन हमें लेट तक दिखाई देता है। तो भी किसके कारण होगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होगा। बताने की जरूरत है इसको। वापस इधर से लाइट जाएगी, टकराएगी, टकराने के बाद में क्या होगा, वापस उसका अभिलंब से वो अभिलंब की तरफ झुकेगी, फिर वापस कोई लेयर आएगी, फिर वापस अभिलंब की तरफ झुकेगी, फिर वो उसकी आंखों पर जाएगी। ऐसे ही कई सारी प्रकाश की किरणों का जो पुंज होगा ना वो उसकी आंखों पर जाके गिरेगा। तो उससे ऐसा लगता है कि ये जो सूर्य जो है वो यहाँ पर है अभी, और वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, अस्त हो रहा है, जबकि वो पहले ही क्या हो चुका होता है, अस्त हो चुका होता है। क्लियर है बेटा यहाँ पे? यस सर। ठीक है। तो ये था कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की जो स्थिति होती है वो उसकी ओरिजिनल स्थिति से कहाँ रहती है, तो वो हम कैसे पता लगाते हैं, वो अपवर्तन के थ्रू पता लगाते हैं। और अपवर्तन के कारण ही हमें सूर्यास्त के समय सूर्य जो है ना वो लेट सूर्य अस्त होता हुआ दिखाई देता है। तो हम इसे एक बार लैंग्वेज में देख लेते हैं। और ये अपवर्तन कौन सा कहलाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। यहाँ देखिए ये वाली जो स्थिति होगी ये आभासी स्थिति होगी, जो हमें दिखती है कि काल्पनिक हमें जो दिखता है कि हाँ सूर्य जो हो रहा है वो उदय हो रहा है, और यहाँ पे वास्तविक में स्थिति में सूरज जो होता है ना वो बिल्कुल नीचे होता है, लेकिन हमें ऐसा दिखता है कि हाँ सूरज जो हो रहा है ना वो अस्त हो रहा है। ऑब्जर्वर यहाँ पर दे रखा है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, डायग्राम का ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, बनाने को भी आ सकता है। और किसके कारण होगा ये, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक है। वायुमंडल में अलग अलग घनत्व की वायु की परतें होती है। पृथ्वी से ऊपर जाते हैं तो वायुमंडल घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है, अर्थात विरलता बढ़ जाती है। तो बार बार अपवर्तन के कारण सूर्य की स्थिति हमें थोड़ी ऊपर दिखाई देती है, तथा सूर्य क्षितिज से नीचे हो तो भी ऊपर दिखाई देने लगता है। इस प्रकार सूर्यास्त के समय सूर्य कुछ देर बाद तक दिखाई देता है। क्लियर है बेटा यहाँ पे? यस सर। सभी को क्लियर है? यस यस सर। सर। आगे बढ़े। यस सर। ओके ठीक है। फिर आता है वर्ण विक्षेपण। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम पहले यहाँ पर समझ लेते हैं।
मैं यहाँ क्लोज कर रहा हूँ इसको थोड़ी देर के लिए। चलिए मैं यहाँ पर स्क्रीन जो है ना वाइट ले लेता हूँ, वाइट लाइट ले लेते हैं। और हमने ना पहले पढ़ा था, आपको ध्यान हो तो, हमने ये पढ़ा था कि जो प्रकाश की जो सफ़ेद लाइट होती है, सफ़ेद प्रकाश जो होता है, उसमें कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं, उसे हम विग्योर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था और मैंने आपको पहले बताया भी था, इससे रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट करके भी बताया था। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक प्रिज्म यहाँ पर ले रहे हैं। किसको ले रहे हैं? प्रिज्म को। प्रिज्म का जो शेप होता है ना, वो बहुत ही स्पेशल टाइप का होता है। जहाँ जैसा इसका बेस होता है ना, वैसा ही ऊपर की तरफ क्या होता है, ये जाके मिल जाता है इसको। खैर अभी हम त्रिभुजाकार एक प्रिज्म लेते हैं यहाँ पर, तो देखना क्या होता है। जैसे मैं स्लाइड के सामने ले जाता हूँ, जैसे ही मैं इसको लाइट के सामने ले गया, बताइए क्या हुआ? देखो, सबसे पहले ऑब्जेक्ट मैंने, अगर ये पूरा पारदर्शी है, मतलब इसमें से ऐसा है पारदर्शी इन द सेंस कि हवा का ही है, केवल खांचा बना रखा है, तो इसमें से तो कुछ भी हमें दिखाई नहीं देगा, प्रकाश की जो लाइट है वो सीधी की सीधी गुजर जाएगी। लेकिन जैसे मैं इसको किसी माध्यम में ले जाता हूँ, तो देखो वाटर वाले माध्यम में भी क्या हुआ, आपको कुछ दिखाई दे रहा है? कलर दिखाई दे रहे हैं आपको? यस सर। ठीक है, यस तो सर। हमें ये है सतरंगी, यानी 7 रंग जो है ना वो हमें दिखाई देंगे। अब मैं इसको ग्लास में कन्वर्ट कर देता हूँ ऑब्जेक्ट को, तो देखो ये कलर कुछ ज़्यादा ब्राइट हो गया है, थोड़ा सा हमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा और ऊपर ले लेता हूँ मैं इसको। दिखाई दे रहा है? यस और नो तो कहिए। यस सर, दिखाई दे रहा है। यस सर। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे भी देखो, जो ये नॉर्मल बना हुआ है ना इधर ऊपर प्रिज्म के ऊपर, ट्राइंगल के ऊपर, त्रिभुजाकार प्रिज्म है, ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल से देखो किरण क्या हुई, जैसे ही कांच के इसमें आई तो ये अभिलंब की ओर मुड़ गई, फिर जैसे ही कांच से बाहर जा रही है तो ये अभिलंब से दूर चली गई। पापू जाओ तो तू बुला लिया ना, वो तब पे आड़ी को कमरो। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे सभी को? Yes, sir. यस सर। चलिए अब देखो एक बार, यहाँ इधर साइड में आपको कई सारे कलर दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो आ गया आपका कौन सा, वॉयलेट, ठीक है, जिसे मैं बैंगनी कह सकता हूँ। उसके बाद आपका क्या आता है, जामुनी, फिर आता है नीला, फिर क्या आता है, हरा, हरे के बाद में पीला, फिर नारंगी, और लास्ट में क्या आता है, रेड। ठीक है, तो ये कलर होते हैं। अब देखो ये कलर जो भी है ना, मैं थोड़ी देर के लिए इसको लाइट को बंद कर देता हूँ और ये वाली लाइट ले लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो देखो यहाँ देखो, सबसे पहले कौन सी लाइट दिखी आपको, बैंगनी। फिर जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ाता जा रहा हूँ, तो यहाँ देखो ऊपर की तरफ है ना, वैल्यू भी चेंज होती जा रही है और कलर भी चेंज होता जा रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा है? यस सर। यस सर। अलग अलग कलर दिखाई दे रहे हैं। तो बेटा ये जो 7 कलर होते हैं ना, ये हम जनरली मानते हैं कि ये 7 कलर हैं, लेकिन आप ये देखो यहाँ पे, ये 0 है और ये 1 है। ठीक है, तो आप मुझे बताओगे कि 0 और 1 के बीच में कितनी संख्याएं हैं? No. 0 और 1 के बीच में 9 है। और Yes, कोई sir. बताना चाहेगा? कुछ नहीं। हाँ, सर क्या है? 0 और 1 के बीच में सर कितनी कुछ नहीं संख्याएं है। हैं? 0 और 1 के बीच में कितनी संख्याएं कुछ हैं? नहीं सर। कुछ भी नहीं है। नहीं सर। नहीं सर। 0.5 नहीं हो सकता? सकता है ना इसे तो सर, 0.9 भी हो सकता है। 0.9 भी हो सकता है। वेरी गुड, और बताओ, तो कितनी संख्याएं होगी यहाँ पे, बताओ? 10। 10। इसके अलावा और कोई और कोई आंसर देना चाहेगा? 0.1 राजवीर, से लेके 0.9. राजवीर। 0.1 से 0.9. 0.1 से 0.9, अच्छा। इसके अलावा और कोई? राजवीर आप बताओ क्या होगा आंसर, कितनी संख्याएं हो सकती है इसके बीच में? राजवीर, राजवीर आवाज नहीं आ रही मेरे को आपकी, वॉल्यूम ऑन की। यस सर।
हाँ बताइए कितनी वैल्यूज हो सकती हैं यहाँ पे? बताओ कितनी वैल्यू हो सकती है? सर 0.4 आ रहे हैं। बेटा देखो, वापस देखो, 0 से 1 के बीच में अनंत संख्याएं हो सकती है। बताओ कैसे होगी अनंत संख्याएं? क्योंकि सर सारी जो संख्या होती है 1 से 9 के बीच के अंदर ही होती है। वो भी होती है, लेकिन देखो अगर मैं जीरो, आपने कहा 0.3, तो मैं क्या इसको 0.33 नहीं लिख सकता? क्या मैं इसको 0.34 नहीं लिख सकता? 0.35? अभी भी तो 0 से 1 के बीच में ही है ना ये। ऐसे जीरो सर पॉइंट आपका जीरो जीरो थ्री सर आपको कहने का मतलब ये है कि जीरो का संख्या की कोई वैल्यू नहीं होती? नहीं नहीं, वैल्यू तो होती है। 0 से 1 के बीच में अनंत संख्याएं हो सकती है। कितनी? अनंत। अनंत हो सकती है। अब वो मैं बता रहा हूँ आपको कैसे हो सकती है। देखो, जीरो बड़ा है या 0.0003 बड़ा है? सर जीरो। जीरो। जीरो बड़ा है? सर। यस सर। गलत। ये बड़ा है यहाँ पे, ये सही है। चलो अब बताओ, 0.00000009 बड़ा है या जीरो बड़ा है? सर जीरो। जीरो बड़ा नहीं है, ये संख्या बड़ी है। सर जीरो पॉइंट के बाद तो जीरो संख्या पॉइंट मान ली नहीं जाती ना नाइन। वैसे। नहीं मानी जाती है, अप्रोक्सीमेशन में, लगभग में मानी जाती है। तभी तो आप ये देखो कि 1.333333 अगर ऐसा होता है तो हम उसको 1.34 लिख देते हैं कभी कभी। Yes. 1.66666 होता है तो 1.67 लिख देते हैं उसको। तो अज्यूम यस करके हम सर। मान लेते हैं। खैर ये अभी आपके हैं नहीं, बट मैं आपको किसी और पॉइंट पे लाना चाह रहा था। तो हमेशा ध्यान रखना, 0 से 1 के बीच में अनंत संख्याएं हो सकती है। तो वो 0.000 के फॉर्म में भी हो सकती है, 0.0015, 0.0016, ऐसे वैल्यू हो सकती है। तो ऐसे ही यहाँ पर जब मैं कलर की बात कर रहा हूँ ना, मेरे पास में कौन कौन से कलर आए? रेड, नहीं आ रही। ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। तो आप लोगों ने अभी देखा उस कलर के स्ट्रिप में कहीं गैप था क्या बीच में? नहीं। नहीं था ना? तो इसका मतलब इन कलर्स के बीच में भी असंख्य कलर हैं। ठीक है? Yes, sir. इन कलर्स के बीच में, यानी वॉयलेट से लेके रेड के बीच में भी क्या है? असंख्य कलर है। और इस कलर को ही, जो ये 7 कलर होते हैं ना, जो श्वेत प्रकाश में विद्यमान होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है? और इसको किसके द्वारा बताया गया था? किन साइंटिस्ट के द्वारा बताया गया था? तो न्यूटन के द्वारा बताया गया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है? सर किसके द्वारा वापस होता ना? न्यूटन के द्वारा, आइजैक न्यूटन के द्वारा। यस सर। ठीक है? तो हम कहेंगे कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग विद्यमान होते हैं, लेकिन इन 7 रंगों में भी काफी सारे कलर्स विद्यमान होते हैं, और इसे ही हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो ये मेन 7 कलर हैं, इन 7 कलर का जो माध्य होगा, आप लोगों ने औसत निकालना सीखा है ना? औसत कैसे निकालते हैं? यस सर। 5, 4, 9, 3, तो इन सभी संख्याओं का योग, और योग करने के बाद में डिवाइडेड बाय 4, ऐसे निकालते हैं। यस Yes, सर। sir. यस सर। तो यहाँ यस पर सर। जब मेरे से पूछा जाए, या फिर माध्य जब निकालते हो, माध्य या माध्य विचलन जब आपने निकाला होगा, तब भी हम यही करते हैं। समीशन ऑफ जो भी हमारे पास में फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है, एक्स आई, उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब ऐड कर देते हैं, सबको जोड़ देंगे और डिवाइडेड बाय जितने भी नंबर हमें दे रखे होते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। तो ऐसा ही जब मेरे से कहा जाए कि इन कलर्स का माध्य क्या होगा, तो हमेशा ध्यान रखना कि इन सभी कलर्स का जो माध्य होता है ना, वो कौन सा कलर होता है? पीला। ठीक है? इन 7 रंगों के मध्य जो माध्य होगा, वो कौन सा कलर होगा? पीला होगा। क्लियर है यहाँ पे? यस सर। इधर से सलोनी, क्लियर है आपको? Yes. ठीक है, बाकी सब बच्चों को क्लियर है?
यस सर। ठीक है, अब हम इसको रीड यस आउट कर सर। लेते हैं। और आप हमेशा ध्यान रखना है कि इसे हम स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, और स्पेक्ट्रम के साथ में एक और नाम होता है इसका, उसको हम बैंड कहते हैं, बैंड। ठीक है ना, और वो हिंदी में हम इसको कुछ इस तरीके से बताते हैं, देखते हैं इसमें दे रखा है नहीं दे रखा आपकी किताब में। तो सूर्य का प्रकाश जब कांच के प्रिज्म में से होकर गुजरता है तो उससे निकलने वाला प्रकाश सप्तवर्ण प्रतिरूप में प्राप्त होता है, यानी 7 रंगों के अंदर हमें प्राप्त होगा। प्रयोगशाला में सफेद प्रकाश बल्ब का उपयोग करके भी सप्तवर्ण प्रतिरूप प्राप्त किया जा सकता है। सूर्य की तरफ या उससे आने वाले प्रकाश की आंखों से सीधा नहीं देखना चाहिए था, सीधा नहीं देखना चाहिए, अन्यथा आंखों की रोशनी जा सकती है। पर्दे पर प्राप्त होने वाले इसी प्रतिरूप को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ये जो हमें 7 कलर जो दिखाई दे रहे हैं, अगर हम किसी पर्दे पर इसको देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देगा, वो एक स्पेक्ट्रम दिखाई देगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। श्वेत प्रकाश में स्पेक्ट्रम के वर्ण विद्यमान होते हैं। इस सप्तवर्णी प्रतिरूप के प्राप्त होने का मुख्य कारण यह है कि विभिन्न रंगों की किरणें किसी माध्यम में भिन्न भिन्न वेग से गति करती है। अब यहाँ पे आती बात कि ये कलर हमें प्राप्त क्यों हो रहे हैं। सफेद प्रकाश की किरण थी, लेकिन उसके बाद में इतने सारे कलर हमें क्यों प्राप्त हुए। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जैसे ही कोई इसको माध्यम मिलेगा तो उस माध्यम में जो प्रकाश का वेग होता है ना, वो इन सभी कलर्स के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। क्लियर है सभी को? यस सर। चलो नहीं, आपको क्लियर है? यस सर। विभिन्न रंगों की किरणें किसी माध्यम में भिन्न भिन्न वेग से गति करती है। अब मैं इसको आपको दिखाता हूँ कैसे करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिएगा, एक बार इसको रीड कर लेते हैं, उसके बाद बताता हूँ। निर्वात के अतिरिक्त किसी भी माध्यम में लाल रंग के प्रकाश का वेग बैंगनी रंग के प्रकाश से अधिक होता है। ये भी ध्यान रखना कि जो रेड कलर का जो स्पीड होती है ना, रेड कलर की जो स्पीड होती है वो हमेशा क्या होती है, बैंगनी से ज्यादा होती क्या है, ज्यादा होती है। सर बैंगनी की तो ज्यादा होती है ना? नहीं, अपवर्तनांक ज्यादा होता है, कंफ्यूज बैंगनी नहीं का ज्यादा करिए। होता है, आपको बताना ना। हाँ, अपवर्तनांक ज्यादा होता है लाल रंग की और अपेक्षा, लेकिन लाल रंग का वेग जो होता है ना वो ज्यादा होता है बैंगनी रंग की अपेक्षा। ठीक है, अच्छा अच्छा, ये सर। अतः अपवर्तन के पश्चात बैंगनी रंग की किरण अभिलंब की तरफ सबसे ज्यादा मुड़ जाती है और रंगों के विक्षेपण के क्रम को, जैसे यहाँ दे रखा है, बेजानीह इनाला, यानी बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, बे से तो बैंगनी हो गया, जा से क्या हो जाएगा, जामुनी, जामुनी। नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इन 7 रंगों की पट्टिका के माध्य रंग क्या माना जाता है, पीला माना जाता है। तो आप ये भी ध्यान, ये लाइन भी ध्यान रखिएगा कि हमेशा जो माध्य होगा कलर वो कौन सा होगा, पीला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अंदर इसको भी हम इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, बाद में यहाँ पर आएंगे। तो सबसे पहले देखो, हमने देखा कि यहाँ ना 2 डायग्राम बने हुए हैं आपके पास में, 3 डायग्राम बने, ए बी सी। तो इसमें विरल माध्यम ऊपर वाला है या नीचे वाला है? ऊपर वाला। ऊपर वाला, मतलब लिखा हुआ है ऊपर, देखने की जरूरत ही नहीं है। विरल माध्यम हवा या फिर कोई दूसरा माध्यम जिसका घनत्व कम होगा तो विरल में आएगा, और पानी दे रखा है या फिर सघन माध्यम। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ किरण नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है? सर नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, यानी आपतित किरण को मैं सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर ले जा रहा हूँ। तो मुझे एक चीज और यस बताओ सर। कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएंगे तो अभिलंब से दूर जाएगी या पास में आएगी? दूर। दूर जाएगी, और इसका वेग भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन यस एक सर। सिचुएशन ऐसी भी आती है जहां पर क्या होगा कि प्रकाश की किरण को जब मैं मोड़ता हूँ ना, तो वहां एक एंगल आता है जहां पर रिफ्लेक्शन एंगल, यानी अपवर्तन का जो कोण होता है ना, जो ये एंगल आर दिख रहा है आपको यहाँ पे, मैं यहाँ बनाता हूँ, ये नॉर्मल मान लेता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए। तो जैसे ये किरण यहाँ आएगी ना, तो वो क्या होगा, बिल्कुल एज इट इज ऐसे गुजर जाएगी इस तरफ, आपतित हुई, और यहाँ से इसके बीच में जो एंगल बनेगा ना वो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री। तो ये जो कोण कहलाता है ना, आपतित का कोण, वो कहलाता है क्रांतिक कोण। इसे हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण। हाँ, क्रांतिक कोण, क्रांतिक, क्रांति होती है ना, क्रांति, यस उसे, उसको आगे बढ़ा के हम क्रांतिक कोण कह देते हैं। ये एक ऐसी लिमिट होती है जिसके बाद में क्या होता है,
अगर आपने किरण को इधर की तरफ और बढ़ाया, यानी कि एंगल आई और आई का एंगल, चलो मुझे एक चीज और बताओ यहाँ पे, ये वाला एंगल ज्यादा बड़ा है या ये वाला एंगल ज्यादा बड़ा है? कौन? सर एंगल आई बड़ा है। यहाँ मैं एंगल I1 कहता हूँ और यहाँ मैं एंगल I2 कहता हूँ, तो कौन सा एंगल बड़ा है, I1 बड़ा है या I2 बड़ा है? 2. I2 बड़ा है ना यहाँ पे, क्योंकि इसका फेस देखो कितना खुला हुआ है, तो अगर ये 20 डिग्री होगा तो ये अप्रोक्सीमेट 40 या 50 डिग्री के आसपास होगा, मान सकता हूँ इसको ऐसा? Yes, sir. ठीक है, अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और इधर कर देता तो ये तो 40 से ज़्यादा हो जाएगा। Yes. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे मैं किरण को मोड़ता हूँ, यानी उसके आपतन के कोण को बढ़ाता जाता हूँ, तो एक लिमिट आती है जहाँ पे क्या होता है कि अपवर्तन का जो कोण होता है ना वो 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, और वो जैसे 90 डिग्री होता है ना, तो उस कोण को हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण। Yes. समझ में आया ये? Yes, sir. और इस क्रांतिक कोण के बाद में मैं अगर इस किरण को और बढ़ाता हूँ आगे की तरफ, सपोज करो इतना ले गया है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ये किरण है ना अब किधर होगी, किधर मुड़ेगी, ये मुड़ जाएगी वापस इसी मीडियम के अंदर, यानी सघन माध्यम के अंदर। समझ में आया? Yes, sir. क्रांतिक कोण के बाद में जब आपतन का कोण और बढ़ाते हो आप, तो उसके बाद में क्या होगा, किरण वापस सघन माध्यम में मुड़ जाएगी, और इस मुड़ने के कारण जो अपवर्तन होता है ना, वो कहाँ हो रहा है, अंदर की तरफ हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, परावर्तन क्यों हुआ, क्योंकि वापस रिफ्लेक्ट हो गई, आगे तो गई नहीं, तो अपवर्तन तो हुआ ही नहीं, तो इसलिए इसे हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्लियर है यहाँ पे सभी को? Yes, sir. और ये जो होता है ना, वो कहाँ आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने कुछ ऐसे फ्लावर पॉट्स देखे हैं? उस फ्लावर पॉट के अंदर क्या होता है, ऊपर की तरफ है ना ऐसे बहुत सारी है ना प्लास्टिक की है ना वो रेशे निकले हुए रहते हैं। Yes, sir. ठीक है, और अंदर की तरफ लाइट लगा देते हैं वो। हाँ. ठीक है, और लाइट जैसे लगाते हैं ना तो ऊपर रोशनी नहीं निकलती, यहाँ इस बिंदु पे है ना कलर चमकने लगते हैं अलग अलग, लाल। देखा आप लोगों ने ऐसा? Yes, sir. यस सर। अलग अलग कलर हमें दिखाई देते हैं, नीला, अलग अलग कलर दिखाई देते हैं। तो ये जो सारी चीजें होती है ना, ये पता है क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं प्रकाश तंतु। क्या कहलाते हैं ये? प्रकाश तंतु, ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं इसको हम। Yes, sir. ठीक है, तो आजकल ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ है ना कम्युनिकेशन के अंदर, यानी संचार के माध्यम में भी किया जा रहा है, और इसमें जो इंटरनेट की स्पीड होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा होती है, पर ये थोड़ा सा क्या होता है, कॉस्टली होता है, इसको मेंटेनेंस ज़्यादा मांगता है, तो इस वजह से ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन आजकल कई जगह इसको यूज़ किया जा रहा है कम्युनिकेशन के अंदर, संचार के माध्यम के अंदर। तो ये यहाँ पे प्रकाश तंतु में किसका उपयोग किया जाता है, तो हमेशा ध्यान रखना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन को आधार लिया जाता है, इस नियम को यहाँ पे काम में लिया जाता है। क्लियर है यहाँ पे? Yes, sir. ठीक है, समझ में आया आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? Yes, sir. ठीक है, तो अब मैं इसका ना यहाँ बंद करता हूँ और इसको बताता हूँ आपको इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि हमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहाँ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। चलिए हम इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं वापस। मैं ऊपर वाले मीडियम को ग्लास ले लेता हूँ और नीचे वाले मीडियम को हवा। ठीक है, और ये है मेरा किरण। अब देखना यहाँ पे, नोट करना, किरण का जैसे ये इधर की तरफ जा रही है, नॉर्मल बना लेता हूँ मैं एक, ये नॉर्मल बना लिया मैंने। अब देखो ये वाला जो एंगल है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक एरो दिख रहा होगा आपको, तो ये वाला एंगल आपका क्या हो गया, आपतन के कोण। आपतन के कोण के बाद में जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाता जा रहा हूँ, एक लिमिट आएगी, उस लिमिट के बाद में देखना, अभी तो आपको मैं मेजर नहीं करके बता रहा हूँ। अब देखो क्या हुआ, परावर्तित हुई किरण। Yes, sir. ठीक है, और क्या अपवर्तित हुई किरण यहाँ पे? नहीं. लेकिन देखो इसको मैं वापस ले जा रहा हूँ इधर की तरफ, तो वापस अपवर्तन स्टार्ट हो गया, दिखाई दे रहा है? यस सर। अब मैं ना थोड़ा सा एंगल भी यहाँ पे बता देता हूँ ताकि एंगल्स आपको दिखाई दे। देखो ये है मेरा 0 डिग्री। ठीक है, अब मैं इधर की तरफ जहाँ एरो दिखाई दे रहा है ना हरा वाला, उधर ले जाता हूँ, तो देखो क्या हो रहा है,
एंगल बढ़ रहा है, Yes, sir. और एंगल जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, तो अब कौन सी कंडीशन आएगी, क्रांतिक कोण वाली आएगी, जब यहाँ जहाँ पे क्या होगा आपका 90 डिग्री आ जाएगा। तो 90 डिग्री वाला कंडीशन देखते हैं, 90 डिग्री कहाँ आ रहा है, तो इसको बढ़ाता गया तो ये 50, नीचे वाला देखो ये वाला हिस्सा देखो बढ़ता जा रहा है, तो यानी कि ये 90 डिग्री के पास जैसे ही जाएगा तो आपको कौन सी कंडीशन आ जाएगी, क्रांतिक कोण वाली। Yes, sir. और ऊपर देखो ये लाइट थोड़ी सी डल सी दिखाई दे रही है, हल्की दिखाई दे रही है, यानी अभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो रहा है। इसको और बढ़ाता जा रहा हूँ, आपतन के कोण को और बढ़ाता गया, और ये थोड़ी देर बाद में ये देखो 84, और उसके बाद में 87 के बाद में गायब, 90 डिग्री हो गया ये। यानी इसके बीच में 87.4 आ रहा है ना, तो ये देखो ये वाला यहाँ तक एंगल बचा है, तो ये थोड़ा सा और एंगल है जो यहाँ पे हम देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा सेंसिटिव होना पड़ेगा, मतलब हमें प्रॉपर वे के अंदर दिखाई नहीं देगा, वेव के थ्रू भी देख लेते हैं। तो ये किरण है ना, हमें इतना सा दिखाई दे रहा है, देखो ऊपर तो पूरा बना रहा है, और 87.4 के बाद में ये सीधा क्या हो रहा है, 90 पे 90 पे आने के बाद में ये पूरा क्या बना रहा है, परावर्तित कर रहा है इस किरण को। आपको अब दिख रही है, अपवर्तित किरण दिख रही है कहीं, नहीं दिख रही। तो जब भी परावर्तन होता है तो हमें पता है कि परावर्तन में क्या होता है, आपतन का कोण और परावर्तन का कोण हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर है यहाँ पे? Yes, sir. ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। और जो प्रकाश का वेग वाला है ना, जो लाल रंग वाला वो है, वो मैं इसको कल बताऊंगा, ठीक है, और होगा पॉसिबल होगा तो फिर हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे कल। क्लियर है? ओके सर। अब मुझे बताओ कोई टॉपिक अगर इसमें से अभी तक कुछ समझ में नहीं आया हो तो फिर कल आना हम लेंस करेंगे। क्या हो गया सर? ये मेरे नेट की प्रॉब्लम थी, इसलिए कुछ वो इशू हो गया। अच्छा, कौन सा बताना है बताओ। जो भी आप लास्ट में समझा रहे थे ना, लास्ट में समझा रहे थे, चलो वापस बता देता हूँ मैं इसको एक बार और। कौन उसका बता रहे थे ना कि कितने डिग्री पे ये बनता है। हाँ चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ एक बार और। इसके अलावा बताओ और कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, बाकी सब कुछ कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लेंस को पढ़ेंगे, लेंस स्टार्ट करेंगे, और जो थोड़ा सा टॉपिक हमारा रह गया है इसको पढ़ेंगे। इसके अलावा इस पॉइंट के अलावा, यानी कि क्रांतिक कोण और ऑप्टिकल फाइबर वाला को छोड़ के कुछ और दिक्कत है तो वो पूछो, और फिर मैं लास्ट में वो बताता हूँ। नहीं सर, बाकी सारा तो कंप्लीट है। सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा, मैं रे ले लेता हूँ। यहाँ ये लाइट देखो, ये जब यहाँ पर है ना, नॉर्मल के ऊपर बिल्कुल एज इट इज, तो यहाँ जो एंगल बन रहा है ना, वो देखो अभी क्या बन रहा है, 0 डिग्री दिखाई दे रहा है राहुल सर। यस सर। अब मैं इसको एरो के इधर की तरफ ले जा रहा हूँ, दोनों तरफ ले जा सकते हो आप, इधर भी ले जा सकते हो, इधर भी ले जा सकते हो। तो यहाँ 0 की तरफ, 0 से जैसे बढ़ाने लगा आपतन का कोण, तो देखो मेरे पास में क्या हो रहा है, नीचे ये जो 33.8 दिख रहा है यहाँ पे नीचे। यस सर। अब ये बढ़ता जाएगा, नीचे वाला हिस्सा जो है ना, यानी अपवर्तित किरण जो है ना, उसका एंगल क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। और क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है, तो अभिलंब से दूर जा रही किरण। क्लियर है? यस सर। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां पे क्या होगा, ये जो अपवर्तित किरण है ना, वो बिल्कुल 90 डिग्री के पास पहुंच जाएगी या 90 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे 84.8 आया, और बढ़ाता हूँ तो देखो कहाँ तक जाता है, 87.8 आ गया, और कम करता हूँ और बढ़ाता हूँ इधर की तरफ, तो ये गायब ही हो गया पूरा। उसके बाद में ये किरण क्या हो गई, पूरी की पूरी क्या हो गई, इधर की तरफ परावर्तित हो गई। यस सर। ठीक है, तो ये जो कंडीशन थी ना, जहां पर ये 80 या 90 के पास पहुंच रहा था, तो इस एंगल को हम बोलते हैं क्रांतिक कोण। जब आपके अपवर्तन की किरण, अपवर्तित जो किरण है वो नॉर्मल के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो उसे हम कहते हैं क्रांतिक कोण। ठीक है? यस सर। और इस कोण के बाद में अगर मैं एंगल को और बढ़ाता हूँ, तो उस एंगल को बढ़ाने के बाद में देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है, और जितना आप नीचे ले जा रहे हो ना, उतना ही क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। ठीक है? यस सर। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कंडीशन होती है, जिसमें 3 केसेस होते हैं। एक तो होता है कि आपके पास में क्रांतिक कोण से पहले क्या होगा, तो वहाँ पे अपवर्तन होगा, अपवर्तन कोण का जो मान होगा ना, वो बढ़ता जाएगा। फिर जैसे ही आप थोड़ा सा और अपवर्तन कोण का मान बढ़ाते हो, तो वो क्या होगा, 90 डिग्री पे आके क्रांतिक कोण को बना देगा।
क्रांतिक कोण के बाद में जैसे ही हम देखते हैं और थोड़ा सा एंगल बढ़ाते हैं ये वाला, तो वहां पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। क्लियर है यहाँ पे? यस सर। और ये एग्जांपल हम यूज करते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स के अंदर, मतलब ऑप्टिकल फाइबर्स में इस नियम को काम में लिया जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन को, और इसका उपयोग संचार माध्यम में भी किया जाता है। ठीक है, प्रकाश तंतु का उपयोग। ठीक है, तो कल हम लेंस पढ़ेंगे आगे, और जो टॉपिक हमने छोड़ दिया था एक पॉइंट, उसको हम डिस्कस करेंगे। और क्लास का जो टाइमिंग होगा वो मैं बता दूंगा। ठीक है, उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, और अपने घर पर सभी का ध्यान रखिएगा। बाहर बहुत ज़रूरी हो तभी ही निकलिएगा, अदरवाइज नहीं निकलिएगा। ठीक है, चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, पीस आउट। ओके सर।